हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेक्चर में BRBL के जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी संडे को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्पेशली डिज़ाइन किया टेक्स्ट बुक्स में से, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021 covers all commercial banks, RRBs, scheduled primary urban cooperative banks, non-scheduled primary urban cooperative banks with a deposit size of dash as on date of audited balance sheet of previous financial year। तो आपको इसका आंसर बताना है स्टूडेंट्स कि जो भी अभी RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम आया 2021, ये आपके जो नए सिलेबस वाला अभी जो लॉ का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसमें ये स्कीम नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, RRBs है, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनके डिपॉजिट साइज़ उनके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट की कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है स्टूडेंट। ऑप्शंस देखिए, 100 करोड़ एंड अबाउ, 50 करोड़ एंड अबाउ, 500 करोड़ एंड अबाउ और 200 करोड़ एंड अबाउ। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 50 करोड़ एंड अबाउ। सो जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, RRBs है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो शेड्यूल्ड प्राइमरी हो या नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी हो, उनकी डिपॉजिट साइज ₹50 करोड़ से अबाव होनी चाहिए। डिपॉजिट साइज ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ऑडिटेड बैलेंस शीट की। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जाम में कि NBFCs जो भी है उनकी डिपॉजिट साइज, उनकी असेट साइज कितनी होनी चाहिए ताकि वो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के अंडर आ सके, ठीक है। तो जो NBFCs है ना स्टूडेंट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी असेट साइज 100 करोड़ एंड अबाव होनी चाहिए। ओके, 100 करोड़ एंड अबाव अगर रहेगी तो वो सारी के सारी NBFCs, ठीक है, आ जाएंगी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में। लेकिन इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आएगी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 50 करोड़ एंड अबाव डिपॉजिट साइज वाले कमर्शियल बैंक्स और UCBs आएंगे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बुड्समैन और डेप्यूटी ओम्बुड्समैन शैल बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग डैश ईयर्स एट अ टाइम। तो कोई भी एक ओम्बुड्समैन हो, चाहे वो डेप्यूटी ओम्बुड्समैन हो, उसकी अपॉइंटमेंट एट अ टाइम कितने ईयर के पीरियड के लिए होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या 7 ईयर्स। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3 ईयर्स, ठीक है। तो कोई भी ओम्बुड्समैन हो, चाहे डेप्यूटी ओम्बुड्समैन हो, उसकी एट अ टाइम जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए नहीं होनी चाहिए एट अ टाइम, ठीक है। एट अ टाइम 3 साल से ज़्यादा की अपॉइंटमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब बैक टू बैक कोई भी एक ओम्बुड्समैन की अपॉइंटमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि वो 3 + 3 फिर 6 हो जाएगी ना, 3 के ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्बुड्समैन हैज़ पावर टू पास एन अवार्ड डायरेक्टिंग पेमेंट by way of compensation an amount of loss suffered by complainant और रुपीज़ डैश whichever is lower, ठीक है। तो एक ओम्बुड्समैन के पास अवार्ड डायरेक्ट करने के लिए, मतलब कंपेंसेशन अमाउंट के लिए, वो जो अपना जजमेंट देता है कि आपको इतना इतना फ़ाइन भरना है, इतना इतना कंपेंसेशन भरना है, लॉस हुआ उसके लिए, तो उसकी लिमिट क्या है, ठीक है, ओम्बुड्समैन के लिए कि कितने लिमिट की उसके पास पावर है अवार्ड पास करने की, कितने रुपए का अवार्ड वो पास कर सकता है। अवार्ड मतलब जजमेंट। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 100 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20 लाख। तो 20 लाख नहीं तो जितना भी कंप्लेनेंट का लॉस हुआ है उसकी अमाउंट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर रहेगी ना, कम रहेगी ना, उतना अमाउंट का अवार्ड, मतलब उतना जजमेंट, उतना कॉम्पेंसेशन, उतना फाइन ओम्बुड्समैन पास करेगा ताकि वो अपोजिट पार्टी को भरना है एज अ कॉम्पेंसेशन, ठीक है, टू कॉम्प्लेनेंट, ठीक है। ओके, तो 20 लाख या जितने भी कंप्लेनेंट का लॉस हुआ है उसकी अमाउंट, जितने दोनों में से लोएस्ट अमाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द स्कीम एपिलेट अथॉरिटी वुड बी, ओके। तो एक्चुअली अंडर द स्कीम मतलब ये जो ओम्बुड्समैन स्कीम है ना उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। तो ओम्बुड्समैन स्कीम के अंडर एपिलेट अथॉरिटी के रूप में किससे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एपिलेट अथॉरिटी जो होती है मतलब अगर फर्स्ट अथॉरिटी ने आपका कंप्लेंट का सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, सेटिस्फैक्ट्रीली उसे सॉल्व नहीं किया, तो आप एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो वो कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके तौर पे किसे अपॉइंट किया जाएगा, ऑप्शन देखिए, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो एपिलेट अथॉरिटी के तौर पे किसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, एबीएम का हो चाहे बीएफएम का हो, उसकी लेवल जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसकी लेवल आप एक बार उनसे जाके पूछिए कि कितनी लेवल डिफ़िकल्ट थी। मतलब बीएफएम की तो आप डेफिनेटली पूछिए कितने सारे बच्चे उसमें फेल हुए, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे जो कि इतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगे और सीधे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस की लेवल इतनी हाई लेवल की गई थी, टफ़ की गई थी कि बच्चों को सोचना पड़ रहा था कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसके लिए कई सारे बच्चों का बीएफएम का पेपर रह गया है। मुझे कई सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अभी वो ज़माना चला गया है कि आप इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ और आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा हाई लेवल में जाके पढ़ना पड़ेगा, सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। पहले हम क्या सोचते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली वी विल गो अहेड, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सीआईबी का या जेआईबी का भी, आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। उसके लिए रिगार्डिंग हम वीडियोस, जैसे ही आपका एक एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट जो जून का आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए डिटेल वीडियोस हम चैप्टर वाइज लाने ही वाले हैं। अभी फिलहाल ये एमसीक्यू सीरीज चल रहा है ताकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। सो 5th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना, उसके लिए अभी जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो लिमिट है ना वो रिवाइज किया गया है। तो नया लिमिट क्या है उसके लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने, देखिए माइक्रो एंटरप्राइज का क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का लिमिट, स्मॉल का क्या होना चाहिए और मीडियम का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो। देखिए 1 करोड़ 5 करोड़, ये ऑप्शंस आपको कैसे पढ़ने, देखो 1 करोड़ 5 करोड़, ये पहले दो जो है वो इधर आएंगे, ये दूसरे दो वाले जो है ये इधर आएंगे, तीसरे दो वाले इधर है। मतलब इस फॉर्म में सीक्वेंस में आपको फिल इन द करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। एक बार आप ऑप्शन ठीक से देखिए। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप इसको याद रखोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, फिर 10 करोड़ 50 करोड़ एंड देन 50 करोड़ 250 करोड़। अभी देखो इसको याद कैसे रखोगे आप स्टूडेंट्स, देखिए माइक्रो एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट का लिमिट क्या है 1 करोड़ और टर्नओवर है 5 करोड़। तो बेसिकली आप याद ऐसे रखो, सिर्फ माइक्रो का रखो, स्मॉल और मीडियम का अपने आप कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ। माइक्रो का क्या है 1 और 5 करोड़ है, ठीक है। दिमाग में टेबल कैसे फिक्स होना चाहिए, ऊपर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यहाँ पे याद रखना है और ऊपर याद रखना है हॉरिजॉन्टली इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का वैल्यू। 1 और 5 है माइक्रो का, बस इतना ही याद रखो। स्मॉल का कैसे याद रखोगे, अगर इसको इनटू आप 10 करोगे ना, मतलब एक 0 ऐड करोगे ना दोनों के इसमें, तो ये 1 का क्या हो जाएगा 10 और ये 5 का क्या हो जाएगा 50। तो यही तो है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। तो समझा आपको कैसे करना है। देखिए फिर से मैं एक बार बताती हूँ। माइक्रो का इन्वेस्टमेंट का लिमिट क्या है 1 करोड़ और टर्नओवर का क्या है 5 करोड़। इनटू अगर इसको हम 10 करेंगे तो एक के आगे एक 0 लगेगा और 5 के आगे एक 0 लगेगा, तो ये कितना हुआ 10 करोड़ और 50 करोड़। ये किसका है, स्मॉल का। और इसी को इनटू अगर आप 5 करोगे ना तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 और 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250। ये किसका टर्नओवर का
इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का लिमिट है मीडियम का, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे, नहीं तो अगर आप रटने चले जाओगे ना तो इट विल टेक अ लॉट टाइम, ठीक है। तो माइक्रो का कितना है 1 और 5 इंटू 10 करोगे तो 10 और 50 करोड़ किसका हो जाएगा, स्मॉल का, स्मॉल एंटरप्राइजेस का। और इंटू 5 करोगे तो 10 इंटू 5 इज़ 50 करोड़ और 50 इंटू 5 इज़ 250 करोड़। ये किसका टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर मीडियम का, ठीक है। तो 1 करोड़ और 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर माइक्रो एंटरप्राइज का, स्मॉल एंटरप्राइज का 10 करोड़ और 50 करोड़, और मीडियम एंटरप्राइज का 50 करोड़ और 250 करोड़, ठीक है। ऐसे आपको ये लिमिट्स याद रखने हैं, ओके। फिर से स्टूडेंट्स एक बार बता दी, इंटू 10 करोगे पहले इसमें, और सेकेंड स्टेप में इंटू 5 करोगे, ओके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर MSMED एक्ट, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006, liability of buyer to make payments shall be within dash days from the date of acceptance or deemed acceptance। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट के अंडर जो भी बायर और सेलर के एक दूसरे के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, किसी ने, बायर ने सेलर से कुछ खरीदा तो उसका पेमेंट करने का डेट क्या है, ठीक है, उसका पेमेंट कितने दिनों के अंदर अंदर बायर को करना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डीम एक्सेप्टेंस। तो ऑप्शन देखो 30 डेज, 7 डेज, 15 डेज या 45 डेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, 45 डेज, ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट्स के अंदर आते हैं उसके अंदर जो लायबिलिटी ऑफ बायर है टू मेक पेमेंट वो कितनी है, 45 डेज। 45 डेज के अंदर अंदर बायर को जो भी सामान उसने खरीदा है MSME से उसका पेमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अ पर्सन इज लायबल टू पे इंटरेस्ट रेट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट विच इज़ एग्रीड अपॉन एट अ डैश टाइम्स ऑफ बैंक रेट अनाउंस्ड बाय RBI, ठीक है। तो अंडर MSMED एक्ट अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ना कि 45 डेज़ के अंदर अंदर MSMED एक्ट के अंदर बायर को सेलर का पेमेंट करना है। लेकिन अगर इन 45 डेज़ के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको क्या पेनल्टी बैठेगी, ठीक है। वो जो ओरिजिनल पेमेंट है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो भी MRP है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो क्या रेट में करना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है, कितने टाइम्स एट द रेट ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI। तो मतलब कुछ तो परसेंट टाइम्स है इनटू जो RBI का जो बैंक रेट है ना उसके हिसाब से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI के अकॉर्डिंगली वो पर्सन को कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है अगर वो पेमेंट में डिले करता है अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ द इनटू बैंक रेट ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर SURFACE एक्ट 2002 व्हेन लेंडर इंटेंड्स टू टेक पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी असेट द बोरोअर कैन फाइल एन अपील टू DRT ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग -% ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट, ठीक है। तो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है, मतलब कोई भी अगर बोरोअर है वो टाइम पे पैसा नहीं पे करता है तो उसने जो भी सिक्योर्ड असेट रखा है, ओके, उसका पोजेशन ले सकता है कौन, लेंडर, ठीक है। जो सिक्योरिटी असेट रखा है, जब मॉर्गेज के फॉर्म में बोलो, ठीक है, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हो, कुछ जो भी गिरवी रखी है ना चीज़, उसको बेच के उसका पोजेशन लेके वो अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर सकता है अगर बोरोअर पैसा टाइम से पे नहीं करता। तो वो केस में बोरोअर कितने दिनों के, मतलब बोरोअर जो DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना उसके पास अपील कर सकता है, लेकिन कितना अमाउंट उसको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा क्लेम्ड बाय लेंडर ताकि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के सामने अपना अपील रख सके, ठीक है। वो उतना अमाउंट भरे बगैर DRT उसका बात सुनेगा ही नहीं, ठीक है। पहले उसको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट, 75%, 50%, 25% या 20%। कितना अमाउंट उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा बोरोअर को। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, 75%, ठीक है। तो टू फाइल एन अपील टू DRT पहले उसको 75% ऑफ द अमाउंट जितना
किसने क्लेम किया है? लेंडर ने। वो पहले भरना है और उसके बाद में ही वो डीआरटी को क्लेम करेगा, डीआरटी को अपील करेगा कि लेंडर मेरे सिक्योरिटी असेट का पोजेशन ले रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर पास बाय डीआरटी can file an appeal to DRAT within dash days and from the date on which copy of order agreed and upon depositing -% of the claimed amount। ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का मैंने एमसीक्यू बनाया स्टूडेंट, ताकि एग्जाम में भी आपको इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, यूपीएससी टाइप में पूछ रहे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा हाई लेवल में जाके सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसने जो भी डीआरटी मतलब डेट रिक्यूटी ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसके पास अपील कर सकता है? एक उसके ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर पहले तो देखो, जो लेंडर है वो पैसे देता है बोरोअर को, ठीक है, लोन के फॉर्म में। अगर बोरोअर पैसे नहीं भरता तो लेंडर किसे अपील करेगा? डीआरटी को, कि ये मेरे सिक्योरिटी असेट का पोजीशन ले रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और अगर डीआरटी ने जो भी उसका जजमेंट दिया, ऑर्डर पास किया, ऑर्डर इन द सेंस अवार्ड जो दिया, जो भी जजमेंट दिया, डिसीजन दिया, उससे अगर बोरोअर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसके पास जाएगा? डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने दिनों के अंदर अंदर उसे डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपना फाइल करना है केस, ठीक है, उसके पास अपील करना है, और कितने % अमाउंट भर के उसके पास अपील करना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 30 डेज 50%, 15 डेज 30%, 45 डेज 50% या 15 डेज 50%। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है स्टूडेंट्स कि कितने दिनों के अंदर उसको फाइल करना पड़ेगा डीआरएटी में, और कितना % ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद करना पड़ेगा फाइल। और ये फाइल कब करेगा? जब उसको डीआरटी से जो उसके ऑर्डर की कॉपी मिलेगी ना, जिस दिन डीआरटी के जजमेंट की कॉपी मिलेगी, उस दिन से उसको उतने दिन कैलकुलेट करने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बताओ स्टूडेंट्स इसका। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, 45 डेज और 50% ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो पर्सन को जिस दिन कॉपी ऑफ ऑर्डर मिली है एग्रीड बाय डीआरटी, तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर उसको डीआरएटी के अंदर अपना अपील अप्लाई करना है, ठीक है, अपना जो कंप्लेंट है अप्लाई करना है कि जो डीआरटी ने दिया है जजमेंट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। 45 डेज़ के अंदर उसको अप्लाई करना है, और कितना % अमाउंट भरना है? 50% अमाउंट, 50% अमाउंट जितना भी डीआरटी ने बोला है, ठीक है, बोरोअर ने, उसका 50% अमाउंट भरो, 45 डेज़ के अंदर डीआरएटी को अपील करो, तभी डीआरएटी आपका बात सुनेगा और आगे कुछ डिसीजन देगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। At present, there are dash debt recovery tribunals and dash debt recovery appellate tribunals functioning across the country। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ से पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी ध्यान में दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है। ओके, तो अभी करंटली अपने कंट्री में कितने डीआरटी और डीआरएटी फंक्शनिंग है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखो 39(5), 45, 35(10) या 45(5) डीआरएटी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1। अभी करंटली अपने कंट्री में 39 डीआरटी और 5 डीआरएटी, मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कितने हैं? 39, और डीआरएटी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने हैं? 5, ठीक है, करंटली फंक्शनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई अंडर सेक्शन 3 हैविंग नेट ओन फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट लेस देन डैश करोड़ और मोर। तो अभी करंटली आरबीआई के सेक्शन 3 के अंडर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है एज अ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो आरबीआई के असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर रजिस्टर हो सके अंडर सेक्शन 3, ठीक है। करेक्ट आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या है, ऑप्शन देखो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। करेक्ट आंसर बताना स्टूडेंट्स आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करोड़, ठीक है। तो एक कंपनी जिसे एज अ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आरबीआई के अंडर रजिस्टर होना है, तो उसका मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट 2 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं चलेगा। तो मिनिमम नेट ओन फंड 2 करोड़ और अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ बोरोअर डज नॉट पे विद इन डैश डेज आफ्टर नोटिस गिवन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर कैन टेक पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्रेडिटर इन द सेंस जिसने लोन दिया है, जो भी लेंडर है, ठीक है, जिसने अमाउंट क्रेडिट किया है तो कितने दिन के अंदर अगर बोरोअर्स ने पेमेंट नहीं किया तो जो क्रेडिटर है, जो भी मतलब जिसने लोन दिया है, लेंडर है, वो कितने दिन के अंदर वो सिक्योरिटी का, जो भी उसने सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा है, जो भी गिरवी रखा है, उसका पोजीशन ले सकता है। ऑप्शन देखो 30 डेज, 45, 60 या 90 डेज। करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 60 डेज। तो अगर बोरोअर ने जितने दिन में, मतलब सिक्योर क्रेडिटर ने जिस दिन नोटिस दिया उसके 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अगर बोरोअर ने, सिक्योर क्रेडिटर ने नोटिस देने के 60 डेज़ के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं किया तो जो क्रेडिटर है वो सिक्योरिटी का पोजीशन ले लेगा। ठीक है, ओके। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ MCQs जो कि आपके BRBL के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि सभी को हेल्प हो सके एग्ज़ाम क्लियर होने में। और आई वुड सजेस्ट आप कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, क्योंकि इस टाइम जो IIBF है वो अच्छे से ट्रिगर कर रहा है पेपर में, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल दे रहा है। ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कुछ भी मत छोड़िएगा, सब कवर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में वो पूछ रहा है, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप पहले से ही वेल प्रिपेयर जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम के बाद आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा होता तो आज काश मैं पास होता या पास होती। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।